वेनिस शहर, इटली। हर तरफ से पानी से घिरा ये शहर, हंसमुख लोग और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे सिटी ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है। हाई टाइड के समय घुटनों तक पानी आना यहाँ के लोगों के लिए आम बात है, पर वो ये नहीं जानते कि वो किस महाप्रलय की ओर बढ़ रहे हैं। इधर पेरिस शहर, फ्रांस में दुनिया को आने वाली महाप्रलय से बचाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, द पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें दुनिया भर के कुछ चुनिंदा देशों ने इस बात पे सहमति जताई कि वो धरती पर बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इतने नहीं कि हम इस विनाश को रोक पाएँ। इससे पहले कि हमारे बसाए मेट्रोपॉलिटन शहर सिर्फ कंक्रीट के जंगल भर बन के रह जाएं, आधे शहर पानी के नीचे होंगे, नदियाँ रेगिस्तान बन जाएं और ग्लेशियर्स सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने पर दिखाई दे। हमें इस विनाश को समझना होगा। अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं तो चलिए फ्यूचर की एक हॉरर स्टोरी सुनते हैं। अगर आपको इस दौरान ज़रा सा भी डर लगे तो समझिएगा कि आपके भविष्य की कमान आपके हाथों में है। शुरुआत से ही मनुष्य धरती पर अपना अधिकार जमाता आया है, सिर्फ इसलिए कि उसमें समझ है। पिछले 20 से 40 दशकों से हमने बहुत तरक्की कर ली है। आज हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया है, सब कुछ आरामदायक हो गया है। हम अधिक और अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। नतीजा, हमने धरती और दूसरी प्रजातियों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी प्रजातियां ही क्यों, हमारी आने वाली पीढ़ी भी खतरे से बाहर नहीं है। आज जिस हवा में 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग सांस ले रहे हैं, उसमें हर वक्त हज़ारों टन CO2 और अन्य जहरीली गैसें छोड़ी जा रही हैं, जिससे एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही हमारी धरती किसी भट्टी की तरह गर्म होती जा रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, जिसका लेवल अगर हमारी हवा में 450 ppm तक पहुंच जाता है तो ये हमारे लिए खतरे की निशानी होगी। CO2 अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में ही हम 400 के खतरनाक स्तर को पार कर चुके हैं और अभी हम 422 ppm पर हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 50 सालों में हम धरती नामक एक ऐसे जहरीले गैस चैम्बर में ट्रैप हो जाएंगे जहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। हर पल बढ़ता तापमान हमारे लिए दूसरा बड़ा खतरा होगा और ग्लेशियर से पिघलती बर्फ तीसरा बड़ा खतरा। अकेले ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स में ही इतनी बर्फ जमी है कि वो पिघलकर समुद्र में मिल जाए तो सी लेवल 7 मीटर तक उठ जाएगा। इससे कहीं ज़्यादा बर्फ धरती के दोनों पोल्स पर जमी हुई है। अगर ये बर्फ पिघली तो इसका अंजाम सोचने भर से रूह कांप उठती है। न्यूयॉर्क सिटी, USA। हर रोज़ की तरह आज भी एक व्यस्त दिन की शुरुआत हुई। लोग ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और इस भीड़ को इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम है न्यूयॉर्क सबवेज के पास। न्यूयॉर्क मेट्रो सबवेज न्यूयॉर्क शहर की इकॉनमी को चलाता है, शहरों के ठीक नीचे बनी अंडरग्राउंड टनल से। ये टनल सी लेवल के नीचे है, इसलिए इन्हें रोज़ एक भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन सुरंगों से लाखों गैलन पानी हर रोज़ पंप आउट किया जाता है। दरअसल न्यूयॉर्क भी धीरे धीरे डूब रहा है। वो दिन दूर नहीं जब न्यूयॉर्क, मियामी, वेनिस और जकार्ता जैसे बड़े शहर पानी के नीचे होंगे। ग्लेशियर्स इस अलार्मिंग रेट से पिघल रहे हैं। जिन ग्लेशियर्स को बनने में लाखों साल लगे, वो महज कुछ हज़ार सालों में गायब होने वाले हैं। अकेले अंटार्कटिका से ही हर साल 176 बिलियन टन बर्फ़ गायब हो रही है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। सिर्फ जुलाई 2019 के महीने में ग्रीनलैंड ग्लेशियर्स की 217 बिलियन टन बर्फ़ पिघलकर अटलांटिक ओशन में जा मिली। 31 जुलाई इस महीने का सबसे भयानक दिन था। केवल इसी दिन में 11 बिलियन टन बर्फ़ ग्रीनलैंड ग्लेशियर से गायब हो गई। इस जुलाई को अब तक के सबसे गर्म महीनों में रिकॉर्ड किया गया है। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हमने आर्कटिक को बचाने में बहुत देर कर दी और शायद आने वाली पीढ़ियाँ इसे नहीं देख पाएंगी। अगर आज से भी हम ग्रीन हाउस एमिशंस बंद कर देते हैं तो भी हम आर्कटिक को नहीं बचा पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े बड़े तूफ़ान जो हमें कई 100 सालों के बाद देखने को मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। साइंस फिक्शन मूवीज़ की तरह 100 मीटर मेगा सुनामी आम लोगों की ज़िंदगी का कड़वा सच बन जाएगी। हमारा पर्यावरण इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि आने वाली आपदा का पता लगाना नामुमकिन होगा और फिर शुरू होगा कुदरत और इंसान के बीच इस ग्रह पर बचे रहने का एक लंबा संघर्ष। ऐसे में इंसान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो यहाँ रहो और सामना करो या फिर किसी और ठिकाने की तलाश करो। तो ये हो सकता है हमारा आने वाला भविष्य। क्या इंसानियत वाकई में ये जोखिम लेने के लिए तैयार है? मुझे खुशी होती अगर यही कहानी का अंत होता, लेकिन ये विनाश हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा है। एक समय था जब एक पोलर बियर शिकार पर निकलता था तो उसके सामने चमकते बर्फ का कभी न खत्म होने वाला मैदान हुआ करता था।
और आज ये है समुद्र में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े। हमें ग्लोबल वार्मिंग के असर को देखने के लिए कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंटार्क्टिका में रहने वाले आदिवासी आने वाली इस महाप्रलय को अपनी आंखों से देख रहे हैं। भारतीय गांव के वो लोग भले ही वैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन जब 8-8 किलोमीटर दूर सिर्फ पीने का पानी लेने जाते हैं, वे ग्लोबल वार्मिंग के असर को सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इक्वेटर पर रहने वाले अफ्रीकन्स और बाकी लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे कि गर्मी के किस लेवल पे वो जी रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सूरज नज़दीक आके बैठ गया हो। भले ही वो बढ़ती गर्मी का कारण नहीं जानते, लेकिन हमें तो पता है, हम तो अनजान नहीं हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, पेड़ पौधे मरते जाएंगे, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े एक बार फिर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे। या तो वे अपने आप को बदल लेंगे या फिर। अगस्त 2019, अमेज़न, ब्राज़ील। 20 अगस्त को ब्राज़ील के सैटेलाइट ने अमेज़न के जंगलों में कई जगहों से धुआं उठता हुआ देखा। वैसे अमेज़न की वाइल्ड फायर कोई नई बात नहीं है, ये हर साल होती है, लेकिन डर तो तब लगने लगा जब पता चला कि ये आग पिछले साल से 84% बढ़ी है। सिर्फ ब्राज़ील में ही एक साथ 2500 से भी ज़्यादा जगहों पर आग लगी थी। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जलकर खाक हो गया। 20 लाख से ज़्यादा जानवर इसी आग की चपेट में आ गए। जो पेड़ मशीनों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में लगे हुए थे, ऐसे ही करोड़ों पेड़ आग की भेंट चढ़ गए। आइए मैं आपको कुछ खौफनाक आंकड़े बताता हूँ। हर साल अमेज़न के जले हुए पेड़ 1.9 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक साल में 2.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब कर पाता है। ये कुछ मिलियन टन का फ़र्क है ना, वो एक दिन ये वाइल्ड फायर पूरा कर देगी और एक समय ऐसा आएगा कि अमेज़न भी हमसे होड़ करेगा कि चलो देखते हैं कौन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं ना? सिर्फ अमेज़न ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले जंगलों का यही हाल है। अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी हर साल बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ की वजह से जंगलों को खोते जा रहे हैं। और यही अमेज़न घर है हमारी चकाचौंध भरी दुनिया से कटे हज़ारों आदिवासी सभ्यताओं का। वो महसूस कर पा रहे हैं उस प्रलय को जिसकी लपेट हम तक भी पहुंचने वाली है। अमेज़न के साथ लॉस एंजलिस भी जल रहा है। अगर ये आपको पास्ट के रिकॉर्ड्स लग रहे हैं तो ये देखिए, कनाडा 2023, ये रिपोर्ट है द कन्वर्सेशन की। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एरिया अब तक जल के खाक हो गया है और ये आग अभी भी जारी है। भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मार्च 2023, सिर्फ 12 दिनों में 42,000 से भी ज़्यादा जगहों पर आग को डिटेक्ट किया गया। लाखों लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हैं। अगर आप ये वीडियो 2024 या 25 में भी देख रहे हैं, तब भी दुनिया का कोई ना कोई कोना जल रहा होगा और हमारा भविष्य भी। क्या ऐसी धरती हम अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपने जा रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि जब कपड़े नए थे तो हमने खूब पहने, लेकिन जब फट गए, पुराने हो गए तो दे दिए किसी गरीब को, भिखारी को। क्या यही डिज़र्व करती है धरती पर आगे कदम रखने वाली हर एक जनरेशन्स? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि जंगलों की आग क्लाइमेट चेंज की वजह से लग रही है, इसके कारण कई हैं। इस आग की वजह से कंडीशंस और भी ख़राब हो रहे हैं, जंगल और भी ड्राई होते जा रहे हैं। नतीजा, आग और बढ़ता जा रहा है, जो कि स्पेस से भी देखा जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे नाक के नीचे एक इरिवर्सिबल चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है, जिसको शायद ही कभी रोका जा सके। हमारे समुद्र और जंगल दोनों बड़े बड़े कार्बन सिंक खराब होते जा रहे हैं। बातों का वक्त निकल गया, अब कुछ करने की बारी है। क्योंकि अगर मैंने इससे आगे का पृथ्वी का भविष्य आपको दिखाया तो आपको पृथ्वी नहीं बल्कि वीनस दिखाई देगी। अगर अभी नहीं रुके तो आपके आसपास की हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम कार्बन एमिशन कर रही है। वो बल्ब जो आपके कमरे में लगा हुआ है, वो पंखा, फ़ोन, टीवी, एसी, ओवन, सब के सब, हर स्विच जो आप दबाते हो, हर प्लग जो आप लगाते हो, वो एक सोर्स है कार्बन एमिशन का। या जो पावर वो कंज्यूम कर रहा है, उससे कार्बन एमिशन हो रहा है। अब बताइए हम और आप कितने जिम्मेदार है इस कार्बन एमिशन के लिए? उस एमिशन के लिए जो बिना ज़रूरत के चलते पंखे से हो रहा है, उस एसी से जो चल रहा है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसे हम बाहर जाते हुए बंद करना या प्लग आउट करना भूल जाते हैं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। याद रखिए, अगर कल को बचाना है तो आज को सुधारना ही होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो अभी बूम पर है, हज़ारों लाखों गाड़ियां हर रोज़ पहली बार सड़क पर निकलती हैं और उसमें यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए एक ऐसा मीठा जहर बन चुका है जिसका स्वाद अभी हमारे ज़ुबान पर चढ़ चुका है, लेकिन जल्द ही हमारी आंखों के सामने घना अंधेरा होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बट इट डजंट एंड देयर।
चलिए हम शुरू करते हैं इस खूबसूरत आइलैंड से। प्रशांत महासागर के बीच फैले मार्शल आइलैंड्स, हज़ारों ऐसे द्वीप जो 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बड़े इलाके में फैले हुए हैं। एंटोन अटोल ऐसे ही 40 द्वीपों का समूह है जिसकी खूबसूरत के पीछे छिपे हैं हमारी रूह को झंझोर देने वाले काले सत्य। वेलकम बोर्ड पर ये साइन देख रहे हैं ना, यही है वो चीज़ जो यहाँ पर रहने वाले चंद लोगों को डराती रहती है। इसी की वजह से यहाँ के आसपास के आइलैंड पर लाखों सालों तक कोई नहीं रह सकता। ये है अमेरिका के कोल्ड वॉर के समय के एटॉमिक विरासत, रेयूनिट आइलैंड। एटॉल के 40 आइलैंड में से एक यहीं पर दर्शन होंगे आपको उस खौफनाक विरासत के। ये खूबसूरत एरिया जितना रेडियो एक्टिव है, यहाँ लाखों सालों तक रहने की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अमेरिका द्वारा यहाँ 1940 और 50 के दशक में जितने भी न्यूक्लियर बम टेस्ट किए गए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा और सबसे ताकतवर बम यहीं पर टेस्ट किए गए थे। और फिर हज़ारों अमेरिकी सैनिकों ने एटॉमिक वेस्ट को इकट्ठा करके एक डम बना दिया, जिसे अमेरिकी सैनिक कहते हैं द डोम। इसका डायमीटर 115 मीटर है और इसे बनाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और इसके स्ट्रक्चर पर जगह जगह क्रैक्स भी देखे जा सकते हैं। इसमें पड़ा न्यूक्लियर वेस्ट लीक होकर समुद्र के पानी में मिल रहा है। इसे बनाने वाले हजारों सैनिकों में से अधिकतर कैंसर के शिकार हो गए और मौत ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं था कि वो प्लूटोनियम 239 के टुकड़े उठा रहे हैं और उन्हें इस खतरे के बारे में बताया भी नहीं गया था। प्लूटोनियम 239 एक ऐसा घातक रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसकी हाफ लाइफ 24,000 साल होती है। उस जगह को रहने लायक तब माना जाता है जब इसकी 10 हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाए, मतलब लाखों साल का इंतजार। और इसके रेडिएशन का असर लाखों साल तक बना रहता है। काम कर रहे सैनिकों ने वहीं से मछलियाँ पकड़कर खाई होंगी जो पहले से ही ज़ॉम्बी बनकर बैठी थी, यानी आसपास का सारा सी फूड रेडियो एक्टिव हो चुका था। यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी इंसाफ की गुहार कर रहे हैं और अमेरिका अरबों डॉलर कॉम्पनसेशन के तौर पर दे चुका है। लेकिन इन पैसों से रेडिएशन कैसे दूर हो, ये बात वाकई गौर करने वाली है। मैंने ये सच्ची कहानी यहाँ क्यों सुनाई, मैं बताता हूँ। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान और सभी देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करके एक किसी बड़े देश जितने एरिए को लाखों साल के लिए अनहैबिटेबल बना दिया है, यानी रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर बम कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बहुत अच्छे से एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं, उससे निकलने वाला वेस्ट हमारे लिए और फ्यूचर के लिए एक बड़ा खतरा है। पहले जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करना शुरू करा था, तब इसके वेस्ट को लेकर कोई खास चिंता नहीं थी। हज़ारों टन न्यूक्लियर वेस्ट ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया जाता, ये सोचकर कि समुद्र महान है, ये हमारे हर कचरे को संभाल लेगा। हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमसे ये कचरा दूर चला गया। लेकिन जैसे ही कचरे से भरे कंटेनरों में जंग लगी, वहाँ से रेडिएशन एक बड़े इलाके में फैलने लगा। लेकिन हम इन सभी चीज़ों से अनजान हर रोज़ हज़ारों टन न्यूक्लियर वेस्ट समुद्र में फेंक रहे थे। हमारे ऐसा कुछ करने से बदलाव आना स्वाभाविक था। समुद्र के नीचे एक बड़े इलाके में कोरल रीफ्स का सफाया हो गया, फूड चेन पूरी तरह से चरमरा गई और रेडिएशंस ने करोड़ों समुद्री जीवों की जान ले ली। और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। कितने कंटेनर समुद्र में कहाँ फेंके गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या पता जो मछली आप किसी समुद्री यात्रा के समय पकड़ रहे हो, वो उसी कंटेनर में लगी हुई एल्गे को खाकर आई हो। लेकिन अब तो हम संभल गए हैं ना, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता है, मान लो कि अगर कोई बड़ा महाप्रलय आता है, तो बचे हुए लोगों को या नई पनपी सभ्यता को हम कैसे बताएंगे कि यहाँ इस ज़मीन पर सिर्फ मौत दबी हुई है, न्यूक्लियर वेस्ट के रूप में। जब हम खुद को इजिप्ट के पिरामिड को कोने कोने छान मारने से नहीं रोक पाए, तो उन्हें उस आइलैंड पर जाने से कैसे रोक पाएंगे? कैसे उनकी क्यूरियोसिटी को दबा पाएंगे? आजकल न्यूक्लियर वेस्ट को बड़े कंक्रीट के गड्ढों से दबा दिया जाता है और फिर उनके मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर कल को इस धरती से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक नई स्पीशीज़ यहाँ पर राज करती है, तो उन्हें ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि यहाँ पर रहने की कोशिश भी मत करना, रेडिएशन खतरनाक स्तर पर मौजूद है। न्यूक्लियर वेस्ट को ठिकाने लगाने के सभी तरीके टेम्पररी है और इन तरीकों से हम उनकी क्यूरियोसिटी को भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन फिनलैंड इस पर काम कर रहा है। वो एक बड़े पहाड़ को काटकर एक टनल में सैकड़ों मीटर नीचे न्यूक्लियर वेस्ट को दबाने की प्लानिंग कर रहा है। वो जगह पूरी तरह से आइसोलेटेड होगी और उसमें सुनामी और भूकंप जैसी हर खतरे को झेलने की ताकत होगी और इसे सैकड़ों सालों तक काम में लिया जाएगा। और जब चैनल में बने सभी गड्ढे न्यूक्लियर वेस्ट से भर जाएंगे, तब इसे एक मोटी कंक्रीट की दीवार से बंद कर दिया जाएगा सदा के लिए। और उस पर एक मैसेज छोड़ा जाएगा। ये जगह एक मैसेज है, आप इस पर ध्यान दें।
आपको ये मैसेज देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम खुद को एक ताकतवर संस्कृति मानते थे। ये स्थान कोई सम्मान का स्थान नहीं है और ना ही यहाँ किसी को याद किया जाता। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके काम आए या आपके लिए मूल्यवान हो। अगर आप यहाँ किसी की तलाश में आए हैं तो लौट जाइए, क्योंकि यहाँ जो भी था वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और प्रतिकूल था। ये मैसेज भी आपके लिए उसी खतरे की चेतावनी है। ये खतरा एक पर्टिकुलर जगह पर है, केंद्र की तरफ ये बढ़ता जाएगा। रुकिए, यही है खतरे का केंद्र, एक विशेष आकार में ठीक हमारे नीचे। ये भयानक खतरा आज भी मौजूद है, जैसा कि हमारे समय में था। यह आपके शरीर को चोट पहुंचाएगा और आपको मार भी सकता है। इस खतरे का रूप एक एनर्जी रेडिएशन है जो कि आपको दिखाई नहीं देगी। ये खतरा तभी उत्पन्न होगा जब आप यहाँ पर छेड़छाड़ करोगे। वैसे ये स्थान बहुत अच्छा है, अगर इसे ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो। इस मैसेज को कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट करके उस मोटी कंक्रीट की दीवार पर लगाया जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद हो सकता है उस समय तक इनमें से कोई भाषाएं जीवित रह जाए और वो इस मैसेज को समझ पाएं। इसके अलावा अनेकों प्रकार के चित्रों से भी उन्हें इस जगह से दूर रहने की सलाह दी जाएगी। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इसे अकेले में बैठकर ज़रूर सोचिएगा। जैसे आज हम न्यूक्लियर वेस्ट को धरती में ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी इसके भयानक रेडिएशंस के संपर्क में ना आ सके, करोड़ों साल पहले ऐसी ही एक सफल कोशिश हुई थी नेचर की तरफ से कार्बन को दबाने की, कोयला, तेल और नेचुरल गैसेस के रूप में। आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं जिसका हमें डर है कि जो आने वाली पीढ़ियां हमारे न्यूक्लियर वेस्ट के साथ करेंगी, नीचे से निकालकर उन्हें खुले आसमान में छोड़ने का काम। हमें उनके लिए भयानक संकेत छोड़ने होंगे, जैसे कि काले डरावने पत्थरों से बने अनेक पिरामिड और बीच बंजर ज़मीन में दबा होगा न्यूक्लियर वेस्ट, ताकि हमारा संकेत उन्हें संकेत दे सके कि यहाँ पर रहना खतरनाक है, यहाँ खोदना मत, ना तेल के लिए और ना ही किसी और चीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर जनरेशन्स पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगाना सही रहेगा? चलिए ऐसा करते हैं, हम अभी खुद पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं, ताकि इसी बहाने आने वाली जनरेशन्स को हम थोड़ा सा रिलीफ दे पाएंगे। अगर एक बार ग्लोबल वार्मिंग हमसे अनकंट्रोल हो गई तो वहाँ से एक ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी जिसका अंत होगा अब तक की सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन के साथ, जहाँ पृथ्वी पर 90% जीवन खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत होगी छोटी छोटी घटनाओं से, और दरअसल इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सूरज की तपिश आपको महसूस होगी, गर्म हवाएं चलेंगी जिन्हें हीट वेव्स कहा जाता है। कई लोग इन्हीं गर्म हवाओं से अपनी जान गंवा बैठेंगे। हवा में से मॉइस्चर लगभग खत्म हो जाएगा और आपको हिदायत दी जाएगी कि जितना हो सके आप घर से बाहर ना निकले तो ही बेहतर है। सड़कें सुनसान हो जाएंगी, कुछ इक्का दुक्का लोग ही जरूरी काम से बाहर निकलेंगे। स्कूल्स बच्चों का इंतजार करते रह जाएंगे, बच्चे शायद ही कभी स्कूल जा पाए। रेत की एक बड़ी आंधी कभी कभी शहर को ऐसे घेर लेगी जैसे मंगल ग्रह पर रेत के तूफान आते हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने से नदियां भी सूखने लगेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियों के मुख्य स्रोत ये ग्लेशियर्स ही होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 के बाद आपको हिमालय पर कोई बर्फ नहीं दिखाई देगी। भारत की मुख्य नदियां रेगिस्तान में बदल जाएंगी। पूरी दुनिया उस समय एक भयंकर सूखे के चपेट में होगी, एक मानव निर्मित सूखा। और पानी, आपको क्या लगता है पीने योग्य पानी की किल्लत आज क्या कम है? पूरी दुनिया अभी से फ्रेश वाटर की कमी से जूझ रही है। हाँ, होगा तब पानी, कभी कभार भूले भटके आ जाएगा, लेकिन मैं पूछता हूँ आखिर कब तक? आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही स्वार्थी हो जाएंगे? पानी की कमी से पेड़ पौधे भी मरेंगे, जानवर भी, और इसके बिना ज़मीन भी। अकेले अकेले इंसान का जीवन कैसा होगा? ना कुत्ते, ना बिल्ली, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ तो हमने तबाह कर दिया। सूखा पड़ने से अनाज की पैदावार इतनी भी नहीं होगी कि खुद इंसानों का पेट भर सके। आखिर बेजुबान जानवर निर्दोष ही हमारे बुरे कर्मों की बलि चढ़ जाएंगे। आखिर इन सब का क्या दोष? आखिर उनकी क्या गलती जो आगे इस दुनिया को देखने वाले हैं? तापमान बढ़ने से समुद्रों पर और भी गहरा असर पड़ेगा। वो समुद्र जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद समुद्र भी CO2 को नहीं सोख पाएगा। कोरल रीफ्स जो कि फूड चेन के निचले स्तर पर समुद्री जीवों का खाना होते हैं और एक्वेटिक एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हैं, गर्मी से वो भी मारे जाएंगे। यहाँ हम किसी संभावना की बात नहीं कर रहे, बल्कि समुद्र में हो रही रिसर्च से ये हमारे सामने आया है कि धीरे धीरे समुद्र अपने कोरल रीफ के भंडार को खोता जा रहा है। फिटोप्लैंक्टन्स समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली 60 से 80% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी पर्यावरण विरोधी हरकतों की वजह से वो भी खत्म होते जा रहे हैं।
और इसका सीधा असर होगा कि हम समुद्र की तकरीबन 5 लाख से भी ज़्यादा जातियों को खो देंगे और ये असर फूड चेन में ऊपर तक जाएगा। नेचर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ये सिस्टम पूरी तरह से बिखर जाएगा। वो समुद्र जो 60% ऑक्सीजन देते हैं वो इनएक्टिव होने लगेंगे। नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल का मैकेनिज्म फेल होता हुआ नजर आएगा। ये समुद्र फिर ना तो हमें खाना देने लायक रहेंगे और ना ही जीवन। ऊपर से देखने पर ये हमें इतना अच्छा शायद ना लगे जितना कि वो हमें आज लगता है। जिस तरह समुद्रों में फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट फेंका जा रहा है, एटॉमिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट ऐसे डंप किया जा रहा है जैसे कि ये कचरे का कोई बड़ा सा डिब्बा हो। ये समुद्र आज जितना हमें शांत दिखता है, इसका दूसरा रूप उतना ही भयंकर होगा। सारा कचरा हम इनमें फेंक रहे हैं, एक दिन वो सारा कचरा हमारे बड़े बड़े शहरों पर ऐसे फेंक दिया जाएगा जैसे कि ये बड़े बड़े कचरे के डिब्बे हो। आज सोचने की ज़रूरत है, फैसला आपके हाथ में है कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाना चाहते हैं, एक खुशनुमा भविष्य या एक उजला हुआ कल। टिक 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 टिक, समय तेज़ी से निकल रहा है, राइट? ये वो घड़ी नहीं है जो आपको बताएगी टाइम क्या हुआ है, बल्कि ये वो घड़ी है जो आपको बताएगी कि समय कितना बचा है। भविष्य में अगर कोई मास एक्सटिंक्शन हुआ भी, यानी अगर ऐसी नौबत आई कि दुनिया खत्म हो सकती है, तो उसके पीछे का कारण कोई स्पेस से आता हुआ एस्ट्रॉयड नहीं होगा और ना ही सूर्य से आता कोई बड़ा सौर तूफान, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार वो होगा जिसे हम हर रोज़ अपने ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उसे एक दैत्यकार रूप दे रहे हैं, और वो है कार्बन। क्या आपको पता है कि दुनिया में 90% से भी ज़्यादा ऊर्जा कैसे जनरेट की जाती है? आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। जी हाँ, फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, नेचुरल गैस और तेल भंडार, यही तो चला रहे हैं दुनिया को। आपके घर में आ रही इलेक्ट्रिसिटी 90% चांस है कि वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। पर वो कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। कोयले को जलाकर हमें एनर्जी तो मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने खोया क्या? कोयला जला, हवा में कार्बन गया, हवा पॉल्यूट हो गई, बची कार्बन की जहरीली राख वे वहाँ की आबो हवा को खराब कर रही है, वहाँ के लोगों की सांसों में और ज़मीन में घुलकर एक पर एक कत्ल करती जा रही है। लेकिन इससे हमें क्या? ये सब तो हमने काफ़ी बार स्कूल में एसेज में लिखा है और अच्छे नंबरों से पास भी हुए हैं। इस पर टीचर्स के बोरिंग लेक्चर्स भी सुने हैं, पर ये वो सब नहीं है जो हमने खोया है। क्या आप जानना चाहते हैं हमने खोया क्या? हमने खोया है अपना कल। ये वो कल नहीं है जो आप कल देखोगे, बल्कि ये वो कल है जो आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हो। बसेस, ट्रक्स, कार्स, बाइक्स और सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन जिनके बिना दुनिया आज शायद थम सी जाए। लेकिन यकीन मानिए, जब ये चलते हैं तो दुनिया नहीं बल्कि हर सेकंड हज़ारों लोगों की सांसें ज़रूर थम जाती हैं। एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पॉल्यूशन से। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही फ्यूचर देखने की ज़रूरत है। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये कभी मत सोचिएगा कि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। आप एवरेज 20 सिगरेट जितना पॉल्यूशन हर रोज़ अपने अंदर लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आप कह भी सकते हैं थैंक्स टू द पॉल्यूशन। एक नॉन स्मोकर को जब पता चलता है कि उसको लंग कैंसर है, इसके लिए भी थैंक्स टू द पॉल्यूशन। लेकिन विडंबना देखिए, वो ये ज़रूर सोचता होगा कि उसने तो कभी किसी ट्रक, बस, कार या बाइक पर लिखा हुआ नहीं देखा कि इस कार से कैंसर होता है, ये कार सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप नॉन स्मोकर अपने जैसे किसी बड़े को अज्यूम कर रहे हैं तो ये देखिए, हंसते खिलखिलाते हुए छोटे चेहरे, ये वो नॉन स्मोकर हैं जो ना चाहते हुए भी हर रोज 20 सिगरेट जितना पोल्यूशन अपने अंदर ले जा रहे हैं। जरा सोच कर देखिए क्या होगा इनके भविष्य का। दिल्ली तो महज आपके लिए एक उदाहरण है, दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति चीन भी इन्हीं हालातों से गुजर रहा है। दूसरे और देश भी है जो पीछे नहीं है। दरअसल ये समस्या पूरी दुनिया की है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि सिर्फ थर्मल पावर प्लांट, मोटर कार या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं ही खतरनाक है। ये हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं और इन्हें हम एकदम से यूज़ करना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आने वाले कल को बचाने के लिए इन्हें सही ढंग से तो यूज़ कर ही सकते हैं, राइट। ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है फॉसिल फ्यूल्स और ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स। हम फॉसिल फ्यूल्स को इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है, सस्ता है और इसके अनेकों फ़ायदे गिनाए जा सकते हैं। लेकिन एक शब्द है जो इन सब पर भारी पड़ता है और वो है कार्बन। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ऐसे ही करते रहें, लगातार करते रहें, तो हम कार्बन से नहीं बच सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं। हर जगह बेकार पड़ी गाड़ियाँ खड़ी है जो शायद बरसों से धूल चाट रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो ख़त्म हो गए हैं ना। सुबह हो या शाम हमारे लिए तो बस एक ही समान है, आसमान में धुआं ही इतना है कि रोशनी कभी नसीब ही नहीं होती। हर तरफ लोग तो होते हैं पर लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, क्योंकि सबने मास्क जो लगा रखे हैं। मैंने कभी बाजार में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। मास्क लगा हुआ है शायद इसलिए कि वो हंसना ही भूल गए हों।
मम्मा बताते हैं कि शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन मैंने वो कभी नहीं देखा। पर हाँ, टाइगर के बारे में, मोर के बारे में मैंने सुना है। मम्मा बताते हैं कि वो सब अब खत्म हो गए हैं। आपको पता है कि मैं बर्फ़ के बारे में भी जानती हूँ। पापा ने जब बताया कि पहाड़ों पर ऐसे आसमान से बर्फ़ गिरती थी, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर पापा ने मुझे कुछ वीडियोस दिखाए तो मैंने कहा वाह, काश मैं भी ये सब देख पाती। पर सच बताऊँ तो मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी। यहाँ के लोग तो पानी की एक एक बूंद के लिए मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। सरकारी वाटर वैन से छीना झपटी करके जो भी पानी मिलता है उसी की एक एक बूंद को हिसाब से खर्च करते हैं। अभी अभी सायरन बजा, शायद बारिश होने वाली है। एसिड रेन। मैंने सुना है कि आप बारिश में खूब मस्ती करते थे, लेकिन हमें तो हमारे पेरेंट्स बाहर ही नहीं जाने देते। ये एसिड रेन क्या है? आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। शायद से भविष्य आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या करें, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे अच्छे परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये देखिए, ये रिपोर्ट है MMC की। इसके मुताबिक अगर हमें अपने धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तो हमारे पास सिर्फ 23 साल है। हमारे CO2 बजट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। ये मत सोचना कि आप क्या कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। ये है फूड कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका फूड का कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपका कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर एक सीधी सरल बात रखूँगा, आप समझना ज़रूर। आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, खाने को वेस्ट मत करना, क्योंकि इनडायरेक्टली वो वेस्ट एटमॉस्फेयर में जाकर ग्लोबल वार्मिंग ही करने वाला है। कदम छोटा ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जंग अब खत्म हो गई है। इट डजंट एंड देयर। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती। हाँ, सरकार की जिम्मेवारी है इस विषय पर बात करने की, लेकिन अभी हम वो जानेंगे जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। चिलचिलाती धूप में अगर कोई पंछी आपके द्वारा रखी गई पानी की कटोरी से प्यास बुझा लेता है तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि विलुप्त हो रही किसी प्रजाति को आपने बचा लिया। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपका PC और मोबाइल फालतू ही बिना ज़रूरत के चल रहे हैं तो एवरेज एक साल में वो हज़ारों किलो CO2 वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। जब आपको लैपटॉप पर काम नहीं है तो इन्हें शटडाउन याद से कर दें। अगर कोई टीवी, फ्रिज, बल्ब या पंखा बिना किसी ज़रूरत के चल रहा है तो यकीन मानिए वो आपके बदले की CO2 एमिट कर रहे हैं। आप उनको तुरंत बंद कर दें। वैसे भी भारतीय संस्कृति में अन्न को बर्बाद करना या फेंकना उसका अपमान होता है, लेकिन अकेले भारत में सिर्फ एक दिन में लाखों टन खाना वेस्ट होता है और वो खाना वेस्ट करने वाले भी हम ही हैं। आप इस बात को समझो, ये खाना नहीं है, ये सांसें हैं। इस खाने को व्यर्थ करके एक तो आपने उसका निवाला छीन लिया जिस भूखे के पेट में ये जा सकता था, और दूसरा उस मासूम की सांसें छीन ली जिसका कार्बन बजट इस व्यर्थ खाने की वजह से कम हो गया। इसलिए खाने को कभी व्यर्थ ना करें। अगर आपकी निगाह में काफ़ी भारी मात्रा में साफ खाना व्यर्थ हो रहा है तो ऐसे NGOs को फ़ोन ज़रूर करें जो उस खाने को भूखे पेट तक पहुंचा सके। जल है तो कल है, ये आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये कल आज खतरे में है। इसे बचाना हमारी जिम्मेवारी नहीं, अब मजबूरी बन गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां पानी की एक बूंद को बचाया जा सकता है, तो आप उन मौक़ों को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अगर हो सके तो वाहनों का उपयोग लंबी दूरी तक ही सीमित रखें। लंबी दूरी के लिए भी अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें। छोटी दूरी आप पैदल या साइकिल से तय करने की कोशिश करें। किसी भी खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का अंदाज बदलें। किसी की शादी, बर्थडे, दिवाली, क्रिसमस या न्यू ईयर पर लोगों से मिलकर मिठाइयों के साथ खुशियां मनाएं, या पेड़ लगाकर, जो आपकी तरफ से सभी को बेस्ट गिफ्ट होगा। हवा को दूषित करके किसी और की खुशियां छीनकर यानी पटाखे वगैरह के साथ खुशियां मनाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर आस्था का सवाल है तो आप शगुन के तौर पर कुछ पटाखे चला सकते हैं, लेकिन बदले में 5 पेड़ लगाने का संकल्प जरूर लें। पॉल्यूशन को प्रमोट करने वाली किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो, यही आपकी तरफ से क्लाइमेट चेंज की तरफ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये है ग्रेटा थुनबर्ग, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट, करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन, जिन्होंने अकेले ही स्कूल बंद करके पार्लियामेंट के बाहर स्ट्राइक पर बैठकर क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ उठाई जो आज UN का मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आज जब ग्रेटा स्ट्राइक पर बैठती है तो वो अकेले नहीं होती, पूरी दुनिया उनके साथ होती है। उनके द्वारा चलाया गया कैंपेन फ्राइडे फॉर फ्यूचर ये आईना दिखाने के लिए है कि डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरनमेंट को दांव पर रखते हुए चंद लोगों की जेबें भरी जा रही है।
और हमारी कब्रें खोदी जा रही हैं। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के तहत दुनिया भर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सरकार ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने के लिए कुछ कदम उठाए। ये है कुछ तस्वीरें जिनमें आप पूरी दुनिया को अपने भविष्य के लिए एकजुट होते हुए देखोगे। भारत में भी कई जगहों पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की स्ट्राइक की गई। ग्रेटा का कहना है कि जब उनका भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। अगर हम एक दिन की पढ़ाई को दांव पर लगाकर अपना भविष्य बचा सकते हैं तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस कुछ और नहीं हो सकता। ये अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा, लेकिन अफसोस ना तो उनके पास समय होगा और ना ही पीछे मुड़ने का कोई और रास्ता। आज आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर हमने कोई कदम ना उठाया और सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आपको इन सवालों का जवाब लाजमी देना पड़ेगा। This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? ग्रेटा तो यहाँ पर आइकन के तौर पर है, लेकिन पर्दे के पीछे अनेकों फ्यूचर हीरोज काम कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी संस्था के बारे में जानते हैं तो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आप अपना किरदार जरूर अदा कीजिए। आज हम सबको ज़रूरत है आपकी। अगर हो सके तो अपने लेवल पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। आप अपनी तरफ से एक छोटा सा कैंपेन भी चला सकते हैं। आप अपने घर पर ही फलदार पेड़ भी लगा सकते हैं जो आपको फल भी देंगे और छाया भी। याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी डैमेज को रिपेयर करने से अच्छा है कि अगर हम उस डैमेज को रोक सकते हैं तो रोक लें। दोस्तों, अंत में मैं यही समराइज़ करूँगा कि आज से ही ये प्रण करें कि मैं क्लाइमेट को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करूँगा या करूँगी। उसके बारे में लोगों को भी अवेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like